अब हम जान लेते हैं वाक्य के अंगों के बारे में। किसी भी वाक्य में मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में भी कहा जा रहा हो, जैसे राहुल खाना खा रहा है तो खाना कौन खा रहा है? राहुल। किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? अध्यापिका। किसके बारे में बात हो रही है? अध्यापिका के बारे में। तो इन वाक्यों में क्या होगा? राहुल और अध्यापिका। तो यहाँ पे राहुल और अध्यापिका दोनों क्या है? उद्देश्य, क्योंकि इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो भी काम कर रहा है वो कौन? ये लोग कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो भी कर्ता होता है ना, वो कर्ता ही हमेशा उद्देश्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं विधेय के बारे में। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात बताऊं तो कर्ता जो काम कर रहा होता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे भावना मुंबई जा रही है तो मुंबई जा रही है, ये क्या हो जाएगा? विधेय। और उद्देश्य क्या हो जाएगा? भावना। उद्देश्य क्या है? विवेक। फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, तो कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा होता है वो पूरा काम हमारा विधेय कहलाता है। आगे हम बात करते हैं उद्देश्य का विस्तार। जो उद्देश्य होता है वो उसके विस्तार के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है, कभी एक से अधिक शब्दों का भी हो जाता है। जैसे मेरा मित्र कल मुझसे मिलने आएगा। ठीक है, तो मेरा मित्र दो शब्दों का उद्देश्य हो गया। विदेश में रहने वाला मेरा मित्र कल मुझसे मिलने आएगा। अब देखो कितने सारे शब्दों का मिलकर के एक उद्देश्य बना है। ठीक है, तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। पहला क्या था? पहला था उद्देश्य। अब दूसरा क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। अब हम विधेय का विस्तार जान लेते हैं। उद्देश्य के विस्तार से आप समझ गए होंगे, विधेय का विस्तार भी इसी प्रकार होगा। जैसे राहुल गाड़ी में बैठकर चला गया, तो विधेय क्या है? गाड़ी में बैठकर चला गया। राहुल सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर चला गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विधेय का विस्तार। यानी कि उसके बारे में कोई ना कोई विशेषता बता दो। ठीक है, एक तो हो गया सीधा हमारा उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में विशेषता क्या है? कि वो विदेश में रहता है, विदेश में रहने वाला मेरा मित्र हो गया। उसके बारे में उद्देश्य हमने विशेषता बता दी। अब यही हम विधेय के बारे में करेंगे। विधेय में क्या? गाड़ी में बैठकर चला गया, विधेय हो गया। पर लेकिन कैसे रंग की गाड़ी थी? ठीक है, अब हम इसको और भी विस्तार कर सकते हैं। वो हम बोल सकते हैं मर्सरीज में। ठीक है, सफेद रंग की मर्सरी में। या फिर हम बोल सकते हैं सफेद रंग की BMW में, जिसमें ये चीज लगी हुई थी और उसमें बैठ के चला गया। तो विधेय का हम जितना मन चाहे उतना विस्तार भी कर सकते हैं। तो ये होता है विस्तार। अब हम बात कर लेते हैं वाक्य के भेद के बारे में। तो व्याकरण के अनुसार वाक्य के दो आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, वाक्यों को दो तरीके से बांटा गया है। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। ठीक है, दो तरीके से बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम जान लेते हैं कैसे होते हैं। विभिन्न प्रकार के वाक्य विभिन्न प्रकार के अर्थ प्रदान करते हैं, अतः अर्थ की दृष्टि से वाक्य मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार इनके भेद कितने होते हैं? 8। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानवाचक, फिर निर्देशवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विधानवाचक के बारे में। तो विधान में क्या होता है? जो सिंपली जो साधारणतया कहा जा रहा हो। जिन वाक्यों में किसी बात का करना या होने का कथन मात्र हो, केवल कहा जा रहा हो। ठीक है, जैसे माली पौधा लगा रहा है, शीतल हवा बह रही है, चांदनी रात सुहावनी है। ठीक है, सिंपली कोई कह रहा है इसे बस। फिर है निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी काम के लिए मनाही हो। ठीक है, किसी काम का निषेध दिखता हो हमें। तो यहाँ पे जहां कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। जैसे मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं गाना नहीं गा सकती। अब आता है प्रश्नवाचक, जैसा कि हमें यहाँ विषय से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक है, तो प्रश्न करने वाला। जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछा जाए वहीं पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, कौन है, कब है, कैसे है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछा जाए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम विदेश कब जा रहे हो, तो ये सब प्रश्नवाचक है। अब आज्ञावाचक, जहाँ कहीं आज्ञा दी जाती हो, अनुमति दी जाती हो या किसी को उपदेश दिया जाता हो। जैसे अब तुम यहीं बैठ जाओ, आज्ञा है। सबसे प्रेम करो, उपदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ कहीं भी हमें आज्ञा दिखे, अनुमति दिखे या उपदेश दिखे। माफ करना, मेरी गली में कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, तो मैं बार बार वीडियो को इस तरह से रोक के कर बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है और बहुत टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए ये है हमारा, तो ये हो गया उपदेश। अब हम बात करते हैं इच्छावाचक की, जहाँ पे वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप का भाव अभिव्यक्त होता हो। ठीक है, तो किसी को अगर वो शाप दे रहा है तो ये भी तो उसकी इच्छा ही है ना कि उसका बुरा हो जाए, तभी तो उसको शाप देना भी तो यही हुआ ना। तो वही है, उसकी इच्छा दिखती है हमें, उसकी आशा दिखती है कि वो कुछ चाहता है, उसकी चाहत जब हमें दिखे। ठीक है, कि वो क्या चाह रहा है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। ठीक है, तो लंबी आयु दे, मतलब एक तरह से। तो वो ये इच्छा रखता है कि सामने वाला व्यक्ति लंबी उम्र वाला हो जाए। काश मैं कक्षा में प्रथम स्थान पा लूं, तो ये देखो एक इच्छा, एक आशा है।
फिर तुम्हें कभी भी खुशियां नसीब ना हो, तो ये एक शाप दिया जा रहा है। तो ये भी तो उसकी इच्छा ही है ना कि वो व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले को कभी खुशियां ना मिले, तो एक इच्छा दिख रही है इसमें, तो वो शाप रूप में हमें दिखाई दे रहा है। फिर है संदेहवाचक वाक्य, हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है जिसमें संदेह का बोध होता हो, जैसे शायद कल मैं जाऊं, शायद हो सकता है कल अपूर्वा आए, तो यहाँ पे हमें संदेह दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं संकेतवाचक की, जहाँ पे हमें संकेत दिखता हो। संकेत किसका? वाक्यों से संकेत अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जहाँ हमें ये पता हो कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर ही होगी। जैसे तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता, मतलब अगर वो व्यक्ति जाता तो ये व्यक्ति भी इसके साथ जाता, अब वो नहीं गया तो ये भी नहीं गया, तो मतलब जैसा वो करेगा वैसा ये करेगा। ठीक है, तो एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर रहती है। अब हम बात करते हैं विस्मयादिवाचक की, वाक्य की। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमें विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव अभिव्यक्त होते हैं, तो उसमें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर मौसम है, तो यहाँ पे हमें हर्ष दिख रहा है। छी इतनी गंदगी पहले नहीं देखी, तो छी हमें किसका दिख रहा है? घृणा का। ठीक है, तो इस प्रकार। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम सरल वाक्य के बारे में बात करें, जिन वाक्यों में एक ही विधेय और हो या एक ही क्रिया हो, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही हमारा क्रिया हो रही होती है, यानी कि एक ही हमारी यानी कि इसमें उद्देश्य तो बढ़ सकते हैं किंतु विधेय हमेशा एक ही होगा, यानी क्रिया जो हो रही है तो वो एक ही होगी। जैसे राम और श्याम गेंद खेल रहे हैं, तो राम और श्याम 2 उद्देश्य हैं यहाँ पे, किंतु क्रिया यानी कि विधेय जो है वो एक ही दिख रहा है। तो ये होते हैं सरल वाक्य। अब हम संयुक्त वाक्य की बात करें, जिसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक याद है ना, और एवं इत्यादि, और एवं, है ना, तो ये जो होते हैं इस तरह से, तो इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त यानी कि पूरा एक वाक्य, मतलब जुड़ने के कारण अलग अलग वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों के कारण जुड़ने के कारण पूरा एक वाक्य बना, तो संयुक्त मतलब पूरा एक। तो इसमें हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य प्रयुक्त उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनका अर्थ समझने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होना पड़ता। तो मतलब ये जो होते हैं ना, ये अपने आप में जो एक मुख्य जो वाक्य होगा वो पूरा अपने आप ही उसमें हमें पूरा अर्थ समझ आता है, हमें दूसरे वाक्यों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में आए उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे वाक्यों का समानाधिकरण करते हैं बस। ठीक है, उसको एक समान बनाने का काम करते हैं, हालांकि हमें एक में ही पता चल जाता है कि पूरा अर्थ क्या होगा। माधवी खाना पकाती है और सबको खिलाती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, तो इसमें जो वाक्य है वो क्या है, माधवी खाना पकाती है। अब ये हो गया और हमारा समुच्चय बोधक, और सबको खिलाती है ये हमारा क्या हो जाएगा, उपवाक्य। तो सबको खिलाती है हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो खाना बना रही है तो वो खिला भी सकती है सबको। ठीक है, तो ये क्या, इसका समानाधिकरण करने वाला उपवाक्य होता है बस। अब हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें से एक प्रधान होता है तथा दूसरे उस पर आश्रित होते हैं, तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या होता है, एक तो मुख्य होगा पर दूसरा उसके ऊपर आश्रित रहेगा। तो हम बात करते हैं जैसे कि आगे क्या कह रहे हैं, उपवाक्य व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं और मिश्रित वाक्य का अंग होने के कारण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, किससे, व्यधिकरण से जुड़े हुए होते हैं। व्यधिकरण योजक जो होते हैं, जैसे कि जैसा, तैसा, जब, तब, जो, वो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो क्या मुख्य वाक्य क्या है, जैसा करोगे, और उस पे आश्रित कौन सा वाक्य है, वैसा भरोगे, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे तभी तो हम भरेंगे ना। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया, जैसा करोगे। तो जैसा हम करेंगे करना मुख्य वाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, जब, तब। ठीक है, जब वह आएगा, एक आएगा तभी वो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके काम जो पहला वाला वाक्य मुख्य वाक्य है उसका परिणाम दूसरे वाले वाक्य पर पड़ता है। ठीक है, तो हमें इसमें दिख रहा है अगर ये आएगा तो ही ये जाएगा, अगर हम कुछ करेंगे तभी हमारे पर हमें भरना पड़ेगा उसका। तो ये होता है मिश्रित वाक्य। अब हम बात कर लेते हैं वाक्य परिवर्तन के बारे में। एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना। अब परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, वाच्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। सबसे पहले हम वाच्य की दृष्टि से करके देख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन के विषय में तुम विस्तार से पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, वाच्य की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन, तो वाच्य से परिवर्तन जो हमने पिछले अध्याय में, आपको याद होगा जब हम वाच्य में परिवर्तन कर रहे थे ना, जिसमें हमने करा था कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाना या फिर कर्म वाच्य से भाव वाच्य बनाना।
तो वो होता है हमारा वाक्य परिवर्तन हुआ था। देखिए मैं दूसरी पुस्तक में से आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे था गीता ने गीत गाया, ठीक है। अब हमने इसका वाक्य परिवर्तन करके क्या बनाया, गीता के द्वारा गीत गाया गया, तो वाच्य का परिवर्तन हो गया ना। तो वाच्य से परिवर्तन करने में वाक्य का भी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कृतवाच्य से भाववाच्य जब हमने बनाया था तो किरण चल नहीं सकती, और हमने क्या बनाया था, किरण से चला नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, हमने वाच्य के परिवर्तन के साथ साथ, ये पूरा एक वाक्य है ना, तो वाक्य का भी यहाँ पे परिवर्तन होता है। तो ये होता है वाच्य के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य का परिवर्तन करना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, उनका आपस में रूपांतरण ही अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कहलाता है। आओ अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन के लिए कुछ आवश्यक संकेत बिंदुओं को जाने, ठीक है। अर्थ के आधार पर हमने ये 8 भेद देखे थे, याद हो आपको, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इन्हीं का आपस में जब हम बदलाव करते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन। जैसे कि अभी हम बात करें, माली पौधा लगा रहा है, अगर हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएं तो कौन पौधा लगा रहा है, ठीक है, बन गया ना। तो ये इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनमें परिवर्तन करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्राय आधारभूत वाक्य विधानवाचक विधि वाक्य ही होते हैं, ठीक है। तो जो भी आधारभूत वाक्य होते हैं जिनका भी हम परिवर्तन करते हैं वो विधानवाचक विधि के ही वाक्य होते हैं। निषेधवाचक वाक्यों का रूपांतरण करते समय नकारात्मक न, नहीं तथा मत अवयवों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। किन किन अवयवों का प्रयोग करेंगे हम, न, नहीं और मत, ठीक है। 3 अवयवों का प्रयोग करेंगे तो कौन से वाक्य हो जाएंगे, निषेधवाचक। आज्ञावाचक करते समय हमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन इत्यादि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जिसमें किसी की आज्ञा दिखती हो, अनुमति दिखती हो, निवेदन दिखता हो। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से वो कौन से हो जाएंगे, आज्ञावाचक। अब प्रश्नवाचक बनाते समय में क्या, कौन, सर्वनाम में कारक्रिय रूपों का अथवा क्या, किधर, कब आदि अवयवों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इच्छावाचक, जहाँ पे हम अपनी इच्छा, चाहना या जैसे किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं या कोई आशा रखते हैं, तो उस प्रकार के शब्दों का अगर हम प्रयोग करेंगे या उस भावों वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे इच्छावाचक। संकेतवाचक में वाक्य के प्रारंभ में यदि अगर जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा दूसरे वाक्य को उससे जोड़ना चाहिए। हेतु, हेतुमत, भूत भविष्य काल के वाक्य भी इसी में आते हैं, ठीक है। हेतु, हेतुमत याद है ना आपको, जिसमें एक वाक्य के ऊपर ही दूसरे वाक्य के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें एक वाक्य से हमें दूसरे का पता चलता है, जिसमें हमें एक क्रिया का दूसरे वाक्य में होने का पता चलता है। तो ये होता है हमारा संकेतवाचक में। शुरुआत में क्या कर दें, यदि और अगर जोड़ देंगे, जैसे यदि वो आए तो मैं जाऊं, ठीक है। अब संदेहवाचक में क्या होता है, संदिग्ध भूत वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ जाते हैं, जैसे खेल रहा होगा, सो रहा होगा, खा रहा होगा, मतलब जहाँ पे संदेह दिखता हो कि ऐसा हो रहा होगा काम, पक्का नहीं पता, हो रहा होगा, तो वो हमारे हो जाते हैं संदेहवाचक। अब हम बात करते हैं विस्मयादिवाचक वाक्यों के बारे में। तो विस्मयादिबोधक शब्दों का चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे विस्मयादिबोधक शब्दों में चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे आज वर्षा अवश्य होगी, तो विधानवाचक आ गया। आज वर्षा नहीं होगी, निषेधवाचक आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह से हर एक वाक्य का इन्होंने परिवर्तन करके दिखाया हुआ है। निषेधवाचक में बता दिया इन्होंने, प्रश्नवाचक में क्या आज वर्षा होगी, प्रश्नवाचक हो गया। आज वर्षा हो, ये हो गया इच्छावाचक, इच्छा है किसी व्यक्ति की, शायद आज वर्षा होगी, तो संदेहवाचक हो गया। यदि बादल घिरेंगे तो आज वर्षा होगी, तो देखो यदि शब्द का प्रयोग हो गया ना, यहाँ पे इन्होंने बोला था ना, तो यहाँ पे इससे पता चल जाता है कि ये संकेतवाचक है कि अगर बादल आएंगे तो ही वर्षा होगी, तो संदेह हो गया, संकेत हो गया, इस वाले वाक्य में इस वाले वाक्य के होने का संकेत हो गया। वह आज वर्षा होगी, तो यहाँ पे खुशी का, हर्ष का दिख गया हमें, विस्मयादिवाचक हो गया। और वर्षा हो, तो ये आज्ञावाचक हो गया, कोई आज्ञा दे रहा, वर्षा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन के बारे में। रचना की दृष्टि से वाक्य में कुल 3 भेद हैं, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं 3 भेदों की, सरल और मिश्रित और संयुक्त। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। परिश्रमी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, सरल वाक्य है। अब हम इसको मिश्रित बनाते हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वे उन्नति करते हैं, क्योंकि एक हमारा प्रधान वाक्य था, दूसरा हमारा आश्रित वाक्य था। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रधान वाक्य, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने परिश्रम करा तो ही उन्हें फल मिलेगा ना उन्नति का, तो प्रधान वाक्य हो गया और उसमें आश्रित वाक्य मिलेगा हमें। अब हम बात करते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना। सरल वाक्य, मैं अपना शेष जीवन हरिद्वार में बिताऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा तथा अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करूंगा, तथा,
ठीक है, ये वो समुच्चय बोधक जो संयोजक हमने बताया था ना, तो एक होता है मुक्त वाक्य, ठीक है, मुक्त वाक्य, और दूसरा होता है उसके ऊपर आश्रित। तो मुक्त क्या है, मैं हरिद्वार जाऊंगा, ये मुक्त वाक्य है। अब इसके ऊपर आश्रित कौन सा है, कि वहां अपना शेष जीवन बिताऊंगा। तो एक मुख्य और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। अब मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना, तो मिश्रित वाक्य क्या है, जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। जैसे तैसे, जो वो, जहां तहां, बोला था ना ऐसे, तो जैसे ही वैसे ही। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, मैं बाहर निकला और वर्षा होने लगी, और यह हो गया हमारा समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा हुआ है। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाने में मुश्किल आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, मिश्रित वाक्य है तो जहाँ तो ये जो प्रयोग होते हैं तो वहां पे होता है। एक हो गया मुख्य वाक्य, मुश्किल आ जाए, ठीक है, तो मुख्य वाक्य क्या, मुश्किल आ जाए तो क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला वाक्य। अब हम इसको सरल वाक्य में बदलें तो मुश्किल आने पर घबराना नहीं चाहिए, पूरा एक वाक्य बन गया, ये हो गया सरल वाक्य। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य क्या है, रमेश आया और मोहन चल दिया, संयुक्त है, दो वाक्य को जोड़ रहा है। रमेश आया तो मोहन चल दिया, तो इसको हमने सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया। अब संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है, भोर हुई और हम लोग मसूरी पहुंचे, ठीक है, संयुक्त वाक्य है, और का प्रयोग हो रहा है। मिश्रित वाक्य, जैसे ही भोर हुई वैसे ही हम लोग मसूरी पहुंच गए, जैसे ही वैसे ही, ठीक है, तो ये हो गया वाक्य का परिवर्तन।